नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं। 4 बजने वाले हैं और लेकर हम हाजिर हैं अब तक की ताजा तरीन खबरों से भरपूर ये बुलेटिन। सबसे पहले आपके लिए हेडलाइंस। फरवरी सीरीज के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स पौने 900 और निफ्टी करीब 290 पॉइंट टूटा। निफ्टी और सेंसेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़के। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट गिरा। घाटे में है 90% एफएनओ ट्रेडर्स, लेकिन 3 साल में 5 गुना बढ़ी ट्रेडर्स की संख्या। एफएनओ पर सेबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टॉप 1% ट्रेडर्स ने कुल मुनाफे का 51% कमाया। सरकार घटा सकती है सब्सिडी का खर्च। बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती संभव। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का असर। आवास की बजट एक्सक्लूसिव। बजट में पीएम आवास योजना पर 45,000 करोड़ तक का आवंटन संभव। 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य। सीएनबीसी आवास की एक और बजट एक्सक्लूसिव। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रोकी गई स्क्रीनिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग रोकने के लिए धारा 144 लागू। परीक्षा की चर्चा में प्रधानमंत्री ने दिया सफलता का मंत्र। दूसरों की नहीं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने का करे प्रयास। गैजेट्स की गुलामी बड़ी चिंता का कारण। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां पर यहां फरवरी सीरीज के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली रही। निफ्टी सेंसेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 874 पॉइंट तो निफ्टी 288 पॉइंट की गिरावट दिखाकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 7 मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 1302 पॉइंट गिरकर 40,345 पर जाके टिका है। तो चलिए, बाजार का हाल खराब है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये सब समझने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, पहला सवाल तो यही कि इतनी भयंकर बिकवाली हो रही है, बाजार 3 महीने के निचले स्तर पर चला गया है, क्या कारण है इस गिरावट के पीछे? बिल्कुल, अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की तो लगातार तीसरे दिन यहाँ बिकवाली आपको हावी होती हुई दिखाई पड़ी। बेयर्स का पलड़ा भारी था। और अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो बीएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12 लाख करोड़ से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र पड़ा। इनफैक्ट ये 12 लाख करोड़ में से अगर आप देख लें तो पिछले 2-3 दिनों में ही अदानी ग्रुप के शेयर्स में लगभग 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक कि निफ्टी बैंक का सवाल है, यहाँ भी 10 महीने का लोअर लेवल आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इस हफ्ते की बात करें, अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट बैंकिंग शेयर में आई है। पिछले 2 दिनों में ही बैंक इंडेक्स लगभग 6% तक गिरा है। अदानी ग्रुप की शेयर्स की बात करें या दूसरे काफ़ी सारे वायदे बाजार की शेयर की बात करें तो यहाँ मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके कारण सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सेलरेट होता है वो दिखाई दे रही है। और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त कार्नेज है। इनफैक्ट आज मिड कैप इंडिसेस में लगभग 1.5 से 2% की कमजोरी दर्ज की गई। राइट, तो सब तरफ हाल बुरा है। यतिन, ऐसे में कहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ी है? देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें या निफ्टी 500 की बात करें तो टॉप लूजिंग लिस्ट में आपको अदानी ग्रुप के शेयर्स ही दिखेंगे। गेनिंग साइड की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आज टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो ये दोनों ने ही ज़बरदस्त रिजल्ट रिएक्शन दिए। अच्छे नतीजों बाद दोनों ही शेयर्स में आपको 6% की तेज़ी दिखी। डॉक्टर रेड्डीज में भी यही हुआ, लगभग 3% की तेज़ी अच्छे रिजल्ट्स के बाद। और आईटीसी आज एफएमसीजी काउंटर्स में से 2% ऊपर था। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, अगर हम अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ये निफ्टी की 2 कंपनियां हैं जहां जबरदस्त डबल डिजिट सेलिंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। इनफैक्ट इंट्राडे में 20% से ज़्यादा की गिरावट अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स में आज दर्ज हुई। एसबीआई जो आपको 2 दिन पहले भी 5% गिरता हुआ नजर आया, आज भी यहाँ 5% का करेक्शन। और आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स के बाद हमने देखा अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद यहाँ भी करेक्शन जारी है। अगर हम वायदे बाजार की बात करें या मिड कैप शेयर्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, इमामी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर्स बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। अशोक लेलैंड भी एक काउंटर ऐसा था वायदे बाजार में जो बेहतरीन तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे ऑब्वियसली अदानी टोटल, अदानी विल्मा जैसे शेयर्स थे, लेकिन दूसरे शेयर्स जहां आपको गिरावट दिखी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज वीक गाइडेंस, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 25% का इंटरडे फॉल। एचपीसीएल, बैंक ऑफ इंडिया और टोरेंट पावर दूसरे शेयर्स हैं जहां दबाव दिखा गया। चलिए, तो ये था बाजार का हाल। बहुत शुक्रिया यतिन। बाजार में लगातार गिरावट और उसके पीछे क्या कारण और सबसे ज़्यादा मार कहाँ पड़ी, ये सारी बातें हम आपको
बता रहे थे। तो चलिए, लेकिन शेयर बाजार की कुछ और बातें करते हैं। एफएनओ पर सेबी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स घाटा खाते हैं। पूरी डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष। तो आशीष, बताइए कि सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है और ऐसा क्यों कि ज्यादातर लोगों को यहाँ घाटा हो रहा है एफएनओ में। जी हाँ, दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सामने। एक स्टडी है जो इनकी विंग ने करी है जिसमें इन्होंने एफएनओ ट्रेडर्स का प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस सामने रखा है। पिछले 3 साल FY19 से लेकर FY22 के बीच में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग पैटर्न्स को समझा गया, उसको एनालाइज किया गया और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। ये स्टडी कहती है 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो है वायदा बाजार में, उनमें से 9 लॉसेस करते हैं, घाटा करते हैं। और इनफैक्ट ये जो औसतन घाटा करते हैं 90% ट्रेडर्स, 1.25 लाख रुपए के आसपास का इनको घाटा होता है। भारत हम सब जानते हैं दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग एफएनओ का बाजार है वॉल्यूम्स, टर्नओवर्स के लिहाज से, और ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। और सेबी का डेटा सिर्फ टॉप 10 लार्जेस्ट ब्रोकरेजेस को एनालाइज कर रहा है और उनमें भी जो डेटा पॉइंट्स हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वायदा बाजार के हैं FY19 में 7 लाख के आसपास थे और अब FY22 के एंड में बढ़ के 45 लाख के ऊपर पहुंच गए थे। यानी कि इस टेन्योर में 5 फोल्ड से ज्यादा का इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इस तरह का डेटा सामने, इस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि केवल 1% ट्रेडर्स कुल मुनाफे का 51% ले जाते हैं, 5% ट्रेडर्स कुल मुनाफे का 75%। यानी कि बहुत स्क्यूड है उनका प्रोपोर्शन, जो अच्छा खासा मीनिंगफुल मुनाफा वायदा बाजार में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कमाते हैं। रिपोर्ट फर्दर ऐड करती है 89 ऑप्शंस का डेटा अलग से जो मेंशन करा गया, 89% इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, 82% स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं और ये जो पैसा गंवाते हैं 66 से 77 हजार रुपए के बीच इनके लॉसेस सामने आए हैं। ये रिपोर्ट दरअसल, बाकी डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे, रिपोर्ट दरअसल एक बड़ा आई ओपनर है। एफएनओ बाजार बहुत तगड़ा मोमेंटम ऑफ लेट गेन कर रहा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा भारी तादाद में उतर रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए एक वार्निंग है, हेज करके अपनी पोजीशन स्टडी करके समझ कर इस बाजार में पैसा डालने की सोचें। जी, एफएनओ में जरा सोच समझ कर, क्योंकि ये एक बहुत ही पतली लकीर पर चलने जैसा होता है, थोड़ी एक्सपर्टीज इसमें लगती हैं और CNBC आवाज़ पर आप लगातार इसके बारे में एक अच्छी राय देखते हैं, एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं। लेकिन यहाँ सेबी की रिपोर्ट बता रही है कि बहुत मुश्किलों से कई बार ट्रेडर्स को गुजरना पड़ता है। तो विद्वानों की बात सुनिए, एक्सपर्ट्स की बात सुनिए और फिर ही इस तरह के ट्रेड में आगे बढ़िए। चलिए, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती कर सकती है। इसके पीछे क्या वजह है, अब हम जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, बजट की आपकी एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी, सब्सिडी में कटौती की बातें हो रही हैं, क्या सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा समय है ये? दरअसल अब से कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि सरकार के ऊपर सब्सिडी बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, लेकिन अब जो हालात बदले हैं उसको देखते हुए सरकार इस बजट में कई सारी सब्सिडी में कटौती करती हुई दिख सकती है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा कटौती आपको फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फूड सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी में होती हुई दिख सकती है। और दरअसल इसके पीछे वजह भी है। जब हम सब्सिडी में कटौती की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चालू कारोबारी साल में जिस सेक्टर में जितनी सब्सिडी सरकार ने दी है उसके मुकाबले अगले कारोबारी साल के लिए सरकार आवंटन कम कर सकती है, यानी घटा सकती है। मिसाल के तौर पर आप फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लीजिए, चालू कारोबारी साल में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइज़र सब्सिडी खर्च होने का अनुमान है। लेकिन अब जाके जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आई है, नेचुरल गैस की कीमतों में स्थिरता आई है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कच्चे माल का जो इंपोर्ट होता था उसकी कीमतें काफ़ी हद तक कम हुई है। इसको देखते हुए सरकार अगले कारोबारी साल के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी चालू कारोबारी साल के मुकाबले घटा सकती है और ये आवंटन 1.2 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है।
दूसरे जैसे कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है आपको फूड सब्सिडी के ऊपर, तो फूड सब्सिडी के ऊपर भी सरकार आवंटन कम कर सकती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का को सरकार चलाती थी पहले, उस पर अच्छा खासा खर्च होता था। उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि पुरानी स्कीम के तहत मुफ्त अनाज देगी, तो उस पर बहुत खर्च नहीं आने वाला, मुश्किल से 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है। तो चालू कारोबारी साल में जहाँ फूड सब्सिडी 2.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, तो अगले कारोबारी साल के लिए मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास रखने का अनुमान सरकार पेश कर सकती है, उसका आवंटन कर सकती है। इस तरीके से फ्यूल सब्सिडी में सरकार कटौती कर सकती है, और इन सब का फायदा ये होगा कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने में काफी हद तक मदद भी मिलेगी। जी लक्ष्मण, शुक्रिया। बजट की कुछ और खबरें। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा आवंटन देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2024 तक ग्रामीण इलाकों में करीब 84 लाख घरों का लक्ष्य रखेगी। इसके लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा जा सकता है। डिटेल के साथ है आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या तैयारियां हैं इस बजट में? बिल्कुल, देखिए 2024 तक गरीबों के सर पर पक्का छत देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कर सकती है बजट में ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कुल 84 लाख घरों को पूरा करने के लिए सरकार बजट में करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपए को एलोकेट कर सकती है। आपको याद होगा पिछले साल बजट में सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम एलोकेशन किया था, लेकिन 2024 तक बाकी बचे हुए मकानों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बढ़ा दिया गया था, और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 3 करोड़ मकान बनने थे, जिसमें से अभी तक जो दिसंबर के ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें से करीब 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बन चुके हैं, और करीब 2.5 करोड़ मकान के लिए मंजूरी केंद्र सरकार दे चुकी है। हालांकि इसके लिए फंड की कमी हर जगह से आ रही है, लिहाजा सरकार इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए इस बार भी बजट में बड़ा एलोकेशन करीब कर सकती है, और ताकि जो 2024 के पहले जो सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ गरीबों को ग्रामीण इलाकों में मकान देना है, पक्का छत देना है, साथ साथ उसके साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देनी है, उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए इस बार बजट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ा एलोकेशन मिल सकता है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आलोक। देश में करीब 8 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं और लाखों कंपनियां इन कंपनियों के और निजी अकाउंट्स को मैनेज और टैक्स की दुविधा को दूर करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स यानी कि सीए। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में क्या है इन चार्टेड अकाउंटेंट्स की उम्मीदें, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बजट से क्या चाहते हैं, आइए सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, हमें बताइए कि इस बजट में क्या होना चाहिए ताकि लोगों को भी फायदा हो और आप जिस तरह से विश रखते हैं उसको भी पूरा किया जाए। मैं मानता हूँ इस बजट में सरकार ने जो पिछले 1-2 साल से PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो शुरू की है, PLI आने के बाद प्रोडक्शन पे भार दिया गया है, जोर दिया गया है, और इसी के कारण विदेशों की कई कंपनियां यहाँ आ रही है। यहाँ की कंपनियां भी एक्सपेंशन करके प्रोडक्शन अपना बढ़ा रही है। मैं ऐसा चाहता हूँ और मानता हूँ कि इस बजट में नए सेक्टर्स में, नई इंडस्ट्रीज में PLI स्कीम आए, ताकि इन्हें भी प्रोत्साहन मिले, इन्हें भी एक सपोर्ट मिले कि प्रोडक्शन भारत देश में बढ़ सके। बिल्कुल सर, आप क्या मानते हैं किस तरह से होना चाहिए बजट? आज पूरे विश्व में जब मंदी का माहौल है, अशांति का एटमॉस्फेयर है, तब भारत देश ने फुगावा को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है और प्रगति भी अच्छी कर रही है। तो हमारा जो ध्येय और लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आयकर के मार्के में, उसके स्ट्रक्चर में थोड़े फेरफार हो। बिल्कुल, कुछ और सजेशन ले लेते हैं। यमल भाई बताइए क्या होना चाहिए बजट में? क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि ये कैपिटल गेन्स और एसटीटी का जो प्रोविजंस है उसमें काफ़ी बदलाव ज़रूरी है। मार्केट में सीधा बजट से ताल्लुक़ नहीं रखता, परंतु जीएसटी का रैशनलाइजेशन होगा तो कंपनी को, बहुत सारी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है हर कंपनी के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। तो मुझे मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी स्ट्रीमलाइनिंग करने की ज़रूरत है, जो इस बार हो सकता है। तो काफ़ी अच्छे सजेशन है, विन विन सिचुएशन है सरकार के पक्ष से, और जो आम करदाता थे उनको भी फायदा हो सकता है अगर इसके अमलवारी करते हैं तब। केतन जोशी, अहमदाबाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को पहली स्वदेशी नेजल वैक्सीन की सौगात मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन
इनकोवैक को लॉन्च किया। ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। इनकोवैक अब कोविन ऐप पर भी उपलब्ध है। निजी बाजार में इसकी कीमत 800 रुपये तय की गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। देश भर के छात्रों ने उनसे परीक्षा से जुड़े अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया वो था परीक्षा के दबाव को कैसे हैंडल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को उदाहरण देकर इस सवाल का विस्तार से जवाब दिया। कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। तो परीक्षा को लेकर ऐसे कई और गुरु मंत्र मोदी सर ने बच्चों को आज दिए हैं और आज के कंज्यूमर अड्डा में यही होगा हमारा सब्जेक्ट भी, परीक्षा पे चर्चा। और उस पर सर मोदी के गुरु मंत्र आज के कंज्यूमर अड्डा में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 5:57 पर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।